हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर अकेडमी फिरोजाबाद। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमने इस वीडियो से शुरुआत की है एक नई सीरीज़ की, जिसमें आपके 5000 क्वेश्चन होंगे जो कि आधारित होंगे आपके इंग्लिश लिटरेचर पर, तथा साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो स्पेशल होंगे वो होंगे इंग्लिश ग्रामर के, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ हम ऑलरेडी चला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान रखना। इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। ये वीडियो आपकी सबसे पहली वीडियो है इस सीरीज़ की, इसके बाद में आपके पास वीडियोज़ आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया, देखिए स्क्रीन पे, द 7-line स्टेंजा यूज्ड बाय मेडिवल पोएट्स इज नोन एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो जो हम टर्म क्लियर करेंगे वो है मेडिवल पोएट्स। व्हाट इज मेडिवल पोएट्स? मेडिवल पोएट्स आर द पोएट विच इज रिलेटेड टू 14th सेंचुरी। ओके, 14th सेंचुरी के जितने भी पोएट थे हम उन्हीं को बोलते हैं मेडिवल पोएट्स, जिनमें आपका जो मुख्य नाम है वो है जॉफ्रे चौसर का। ध्यान रखना, किसका नाम है? जॉफ्रे चौसर का, जिन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर पोएम लिखी थी जिसका नाम है कैंटरबरी टेल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम अपने मुख्य क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है द 7-line स्टेंजा। 7 लाइन का जो स्टेंजा होता है वो यूज किया जाता था मेडिवल पोएट्स के द्वारा, और उसको किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन हमारा ये है। तो 7-line स्टेंजा होता क्या है? जैसे मान लीजिए एक लाइन, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। उसके बाद में फिर स्टेंजा चेंज हो जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से स्टेंजाज होते हैं। तो ये जो 7 लाइन का स्टेंजा है ये मेडिवल पोएट्स के द्वारा यूज किया जाता था, और इसका नाम क्या था? क्वेश्चन हमारा ये है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है टेरजारिमा, बी पर दिया है राइम रॉयल, सी पर दिया है टेट्रामीटर, और डी पर दिया है आपका इंटरनल राइम। इसका जो राइट ऑप्शन है उसके बारे में बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। द करेक्ट ऑप्शन इज राइम रॉयल। अब बात करेंगे अब राइम रॉयल क्या होता है, आखिर इस स्टेंजा की खासियत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इस स्टेंजा को हम चौसरियन स्टेंजा के नाम से भी जानते हैं। रीजन, क्योंकि चौसर की एज से रिलेटेड है। मेडिवल पोएट्स में चौसर का नाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मैं अभी बता चुका हूँ। ओके, अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें 7 आइमिक पेंटामीटर होते हैं, यानी 7 आइमिक पेंटामीटर्स की लाइन होती है। अब पेंटामीटर क्या होता है, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना। ओके, तो चौसर यूज्ड इट इन द कैंटरबरी टेल्स। इट वाज आल्सो यूज्ड बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा भी इसका यूज किया गया है। अच्छा, शेक्सपियर के द्वारा जो इसका यूज किया गया वो किस में यूज किया गया है? द रेप ऑफ ल्यूक्रीस। ध्यान रखना, रेप ऑफ ल्यूक्रीस नाम की शेक्सपियर की एक क्रिएशन है उसमें, और विलियम मॉरिस ने भी इसका यूज किया है अर्थली पैराडाइज में। द अर्थली पैराडाइज में लिख देता हूं, द अर्थली पैराडाइज, पैराडाइज। ओके, इसमें भी इसका यूज किया गया है 7-line स्टेंजा का। ओके, अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इलेजीज एंड सोनेट्स आर 2 टाइप्स ऑफ। इलेजी और सोनेट जो हैं वो 2 टाइप्स हैं। किस चीज़ के 2 टाइप्स हैं? ऑप्शन है हमारे पास एसे, फिक्शन, बायोग्राफीज और पोएम्स। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इलेजी और सोनेट क्या होती हैं? पोएम होती हैं, ध्यान रखना। ओके, क्या है ये? पोएम है। इलेजी एंड सोनेट्स आर द पोएम इन विच इलेजी एक्सप्रेस अ ग्रीफ while the sonnet is a short poem of 14 lines. ओके, सोनेट क्या है? 14 लाइन की एक पोएम होती है, और इलेजी क्या है? एक ग्रीफ पोएम है जिसमें शेडनेस को एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, इसके बाद में तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, इन लिटरेचर एक टर्म आया है पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू। तो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसको रेफर करता है? पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है लिटरेचर में, साहित्य में इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं हम।
ऑप्शन में दिया गया है हु द मेन कैरेक्टर इज, यानी कि मुख्य कैरेक्टर क्या है, ये होता है। ऑप्शन नंबर बी है व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक प्लेस, स्टोरी कब और कहाँ पर शुरू होती है। और ऑप्शन नंबर सी है हु इज टेलिंग द स्टोरी, स्टोरी को कौन सुना रहा है। द ऑब्स्टेकल्स द मेन कैरेक्टर मस्ट ओवरकम, यानी बहुत सारी कठिनाइयाँ जिसको मुख्य कैरेक्टर सामना करता है। तो बात करता हूँ मैं इसके राइट ऑप्शन की। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, when and where the story take place, this is referred by point of view। point of view का मतलब यहाँ पर यही होता है। ओके यानी कि मतलब यही है, point of view means the perspective from which the narrative is related, यानी कि घटना कहाँ की है, कहाँ से संबंधित है, इसके बारे में बात होती है। point of view का मतलब यही है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। दिया गया है अ स्टेंजा ऑफ 8 आइम्बिक पेंटामीटर। मैं फिर से दोहराता हूँ कि मैंने आइम्बिक पेंटामीटर पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे तो पूरे तरीके से आइम्बिक पेंटामीटर आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने वो वीडियो 5 आइम्बिक पेंटामीटर पे बनाई है, लेकिन 5 का मतलब 5 होता है, बस आपको डिफरेंस इतना कर देना है कि 5 की जगह पे वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 7 की जगह पे अगर 8 की जगह पे 7 करना है तो वो 7 हो जाएंगे, बस इतना डिफरेंस हो जाएगा। ओके अब बात कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 आइम्बिक पेंटामीटर और जिसका पैटर्न क्या है ए बी ए बी ए बी सी सी। अब इस पैटर्न को समझ लीजिए। पहले पैटर्न क्या है, ए बी सी सी। जैसे मैंने एक लाइन लिखी तो ये लाइन हो गई ए, दूसरी लाइन लिखी मैंने ये हो गई बी, तीसरी लाइन हो गई फिर से ए, चौथी लाइन हो गई फिर बी, और फिर से ए और फिर से बी। इस चीज़ को याद रखना। कहने का मतलब मेरा ये है कि पहली लाइन की जो राइम है वो थर्ड लाइन से मैच करनी चाहिए, और थर्ड लाइन की जो राइम है वो इस लाइन से, यानी कि 1 3 और फिर उसके बाद में 5th, यानी 1 3 और 5th। ओके 1 3 और 5th। और इसके बाद में जो बी वाली है उसकी इससे और फिर इससे, यानी कि 2nd 4th और 6, 2 4 और 6। ध्यान देना इस तरीके से मैच होनी चाहिए राइम्स। अब राइम्स का मतलब होता क्या है, जैसे मैंने कहा काइट, तो इसमें जो लास्ट का वर्ड आया है काइट, अब इसके साथ में मैं कर सकता हूँ बाइट। तो इस तरीके से काइट का बाइट से मैच हो रहा है। तो इसी तरीके से जो ए वाला है वो 1 3 और 5, और जो बी वाला है वो 2 4 और 6। इसके बाद में जो बचा आपका सी सी, तो सी सी में जो लास्ट कॉपलेट है वो दोनों एक ही तरीके के होने चाहिए। जैसे कि अगर किसी में बाइट है तो दूसरा वाला राइम उसका साइट हो सकता है, यानी कि दोनों का साउंड एक जैसा आना चाहिए। ओके जो होती है राइम स्कीम। तो इस तरीके की जो टेक्निक है उस पर आधारित होता है 8 आइम्बिक पेंटामीटर का एक स्टेंजा। ओके तो इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपका राइम रॉयल, बी पर दिया है ओटवा रिमा, सी पर है टेनिशियन स्टेंजा और डी पर है स्पेंसियरियन स्टेंजा। तो बात कर लेते हैं हम इसके ऑप्शन की। इस ऑप्शन में जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी ओटवा रिमा। ओके अब ओटवा रिमा पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ओटवा रिमा आकर होता क्या है। तो चलिए ओटवा रिमा के बारे में आप थोड़ा सा सुनिए। ओटवा रिमा इज अ राइम स्टेंजा फॉर्म ऑफ इटालियन ऑर्गन। ये एक इटालियन ऑर्गन का राइम स्टेंजा है। ओके और इसका जो मुख्य रूप से यूज किया जाता है वो लॉन्ग पोइम में किया जाता है, जो लंबी लंबी पोइम होती हैं बड़ी बड़ी उनमें किया जाता है हीरोइक कॉपलेट के साथ में। अब हीरोइक कॉपलेट क्या है इसके बारे में मैं भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख लेना। इसकी जो थीम होती है पोइम्स की वो होती है हीरोइक। कैसी होती है, हीरोइक थीम होती है जिन पोइम्स में इस स्टेंजा का यूज किया जाता है। ओके और इसमें जो मुख्य तरीके से बात करें वो, तो इसमें 10 साइलेबल होते हैं, 10 साइलेबल। अब इन चीज़ों को समझने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जितनी वीडियो दे दूंगा वो सारी वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद में आप इन सारे टर्म्स को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट टर्म है और मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे साइलेबल की। साइलेबल क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक वर्ड ले लिया मैंने यहाँ पे लिटरेचर, यही ले लिया। अब लिटरेचर को हम कितने ब्रिक्स के साथ में बोल सकते हैं, तो मैंने पहले कहा लिट, ओके उसके बाद में मैंने कहा रेचर,
तो इस तरीके से इसमें कितने साइलेबल हो गए, इसमें 2 साइलेबल हो गए, तो यही होता है आपका साइलेबल। ओके, तो इसके साथ में कितने साइलेबल होते हैं, 10 या 11 साइलेबल होते हैं इस स्टेंजा में। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सॉरी, तो अभी इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर है हमारा बी करेक्ट। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है पेरीपीटिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म में लेके आया हूँ। पेरीपीटिया का मतलब क्या होता है? ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया ऑर्गेशन ऑफ इमोशन, बी पर है ट्रेजिक फ्लॉ और सी पर है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे फॉर्च्यून लिख लेना आप, फॉर्च्यून, और सी पर है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एरर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर है वो है आपका सी सही है, जिसका जो अर्थ है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। अब यहाँ पे इस टर्म का मैं मतलब समझाऊंगा आपको कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून आखिर होता क्या है। तो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून के बारे में बात करेंगे। तो प्रीपीटिया इज अ रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टेंसेस, यानी इसका जो मतलब है वो क्या है, चेंजिंग ऑफ सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों का बदल जाना ही क्या कहलाता है, प्रीपीटिया कहलाता है। परिस्थितियां जो चेंज हो जाती हैं अचानक, उन्हीं को बोलते हैं हम प्रीपीटिया। प्रीपीटिया की जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है, जो सभी जगह पर प्रचलित है और सभी जगह पर मान्य है, वो इसका नाम प्रीपीटिया नहीं होके इसे दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम प्रीपैटी। ध्यान देना इस चीज को, प्रीपैटी, यानी ये इस नाम से जानी जाती है, ये इसकी सही फॉर्म है। ओके, इसके बाद में बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया, बहुत अच्छा टर्म लेके आया हूँ, गाइनोक्रिटिसिज्म। गाइनोक्रिटिसिज्म का मतलब क्या है और गाइनोक्रिटिसिज्म जो है वो किस चीज़ पर फोकस करती है? तो पहले मैं इस टर्म को समझा देता हूँ, उसके बाद ऑप्शंस पे चलेंगे हम। गाइनोक्रिटिसिज्म होता क्या है? गाइनोक्रिटिसिज्म को हम बोल सकते हैं गाइनोक्रिटिक्स भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, गाइनोक्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं और गाइनोक्रिटिक्स भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो दिस इज द टर्म कॉइन्ड इन द 17th बाई एलेन सोल्टर। ध्यान देना, एलेन सोल्टर, SHO, और साथ में इसकी स्पेलिंग होती है SHOULTR, एलेन सोल्टर, ये पूरा नाम है। इसकी जगह पे W भी कर सकते हैं, एलेन सोल्टर की जगह पे, ये पूरा नाम है। इस व्यक्ति ने ही इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था इस टर्म को, गाइनोक्रिटिसिज्म को। अब इसमें होता क्या है, इसको मुख्य तरीके से इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था क्योंकि दिस टर्म डिस्क्राइब अ न्यू लिटरेरी प्रोजेक्ट इंटेंडेड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू फीमेल फ्रेमवर्क। महिलाओं का जो भी लिटरेचर से संबंधित फ्रेमवर्क होता था, लिटरेचर से संबंधित कार्य होते थे, उन सबको एनालाइज करना ही इसका मुख्य काम होता था। मुख्य तरीके से अगर हम कहें तो वुमेन्स लिटरेचर, यानी महिलाओं के द्वारा लिखी गई साहित्य को ही ये नोट किया करता था, ऑब्जर्वेशन में लेता था। ओके, तो इस टर्म का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब चलिए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिटिसिज्म ऑन वुमेन, तो जी नहीं, ये नहीं है। ओके, इसके बाद में दिया है क्रिटिसिज्म बाय वुमेन, महिलाओं के द्वारा क्रिटिसिज्म, ये भी नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम इसके सी ऑप्शन की, जिसमें दिया गया है क्रिटिसिज्म ऑफ मेल राइटर बाय वुमेन राइटर, यानी कि मेल राइटर्स की आलोचना किसके द्वारा, वुमेन राइटर्स के द्वारा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा। अब वुमेन एज राइटर्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये वुमेन लिटरेचर के बारे में बात करता है, यानी महिलाएं जितने भी वर्क लिखती हैं उन सभी को ये ऑब्जर्व करता है। तो इस टर्म का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, वुमेन एज राइटर। इसके बाद में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये टर्म बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और मोस्टली चैनल पर आपको इनके बारे में डिस्कशन नहीं मिलेगी। ओके, इसलिए आपको इन्हें बहुत ज़्यादा बारीकी से समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया प्री रैपिलाइट पोएट्री। देखिए, ये भी टर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्री रैपिलाइट पोएट्री का मतलब है आपका, पहले तो इस टर्म को समझ लीजिए, प्री रैपिलाइट पोएट्री है क्या। तो सबसे पहले प्री रैपिलाइट पोएट्री से पहले इसका जो नाम था वो था प्री रैपिलाइट ब्रदर्स। ध्यान देना, प्री रैपिलाइट्स ब्रदर के नाम से इसको जाना जाता था। प्री रैपिलाइट ब्रदर वाज द ग्रुप ऑफ पेंटर, पोएट्स एंड क्रिटिक्स।
यानी ये किस किस का ग्रुप था, ये पेंटर्स का ग्रुप था, पोइट्स का ग्रुप था, क्रिटिक्स का ग्रुप था। ओके, और इस ग्रुप को फाउंड किया गया था 1848 में, 1848 में। ओके, और किसके द्वारा किया गया था, होलमैन हंट, नाम मैं लिख देता हूँ, इनको आप याद रखना, होलमैन हंट, होलमैन हंट। और एक नाम और था जॉन एवरेट, इसको भी लिख देता हूँ, जॉन एवरेट, जॉन एवरेट। ओके, और एक नाम और था जिसका नाम था मिलियस एंड डंटे, मिलियस एंड डंटे, DNTE। ओके, ये नाम था। डंटे का पूरा नाम आप लिख लीजिए, डंटे का पूरा नाम है गैब्रियल रोसिटी, गैब्रियल GABRIEL, गैब्रियल रोसिटी, ROSSETE। ओके, TI, गैब्रियल रोसिटी, जिसका पूरा नाम है डेंटे गैब्रियल रोसिटी। ओके, तो इन्होंने इस ग्रुप को फाउंड किया था, प्री रैफेलाइट ब्रदर्स ग्रुप। ओके, इसके बाद में जब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया तो इसका नाम रह गया केवल प्री रैफेलाइट, प्री रैफेलाइट। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, लेटर नोन एज द प्री रैफेलाइट्स, यानी इसको बाद में प्री रैफेलाइट्स के नाम से जाना जाने लगा। दिस वाज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स एंड क्रिटिक्स फाउंडेड इन 1848 बाय विलियम होलमैन हंट, जॉन एवरेट, मेलिस एंड डेंट, गैब्रियल रोसिटी, इनके द्वारा इनको फाउंड किया गया था। ओके, तो अब इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है हमारा सी, फॉर्म एंड डिजाइन। क्या है ये, फॉर्म एंड डिजाइन। ध्यान देना, ये जो कंसर्न है इसका पूरे तरीके से किसके बारे में है, फॉर्म एंड डिजाइन के बारे में। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, ध्यान देना, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इनके बारे में आपको डिस्कशन नहीं मिलेगी कहीं पे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है द मास्टरी प्ले। अब देखिए, मास्टरी प्ले जो टर्म आया है आपका, ये मास्टरी, मास्टरी का मतलब होता है मैजिकल, यानी जादुई। क्या होता है, जादुई, जिसमें जादू के भरपूर करतब होते हैं। तो द मिस्ट्री प्ले डील्स विद, ये जो प्ले हैं ये किससे संबंधित होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, दूसरा ऑप्शन है द न्यू टेस्टामेंट, और सी ऑप्शन है महाभारत, और डी ऑप्शन है रामायण। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित है, इसलिए इसमें महाभारत और रामायण को आप बिल्कुल ही कट कर देंगे। ओके, इसमें इंडियन का जो महाभारत और रामायण का जो आया है रेफरेंस वो नहीं होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द न्यू टेस्टामेंट। अब ये न्यू टेस्टामेंट किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, मिस्ट्री प्ले आल्सो कॉल्ड मिरेकल प्लेस, आप ये तो समझ ही गए होंगे। दिस प्ले फोकस ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइबल स्टोरीज, यानी ये जो प्ले हैं ये सभी बाइबलिक स्टोरीज को डील्स करते हैं। ओके, और बाइबलिक स्टोरीज किसकी होती हैं, जैसे चर्च में बजने वाले जो एंटी फोनल म्यूजिक होते हैं, एंटी फोनल सॉन्ग होते हैं। अब एंटी फोनल सॉन्ग क्या होते हैं, जो ग्रुप में गाए जाते हैं, एक पहले एक ग्रुप गाता है, उसके बाद में दूसरा ग्रुप गाता है। तो चर्च में गाए जाने वाले ऐसे जो ग्रुप सॉन्ग होते हैं, इन्हीं को ये डील करता है, इन्हीं के बारे में बात करता है। और ये ग्रुप सॉन्ग होते किस में थे, न्यू टेस्टामेंट में, और न्यू टेस्टामेंट किससे संबंधित है, बाइबल से। ओके, तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है आपका व्हाट इज अ फार्स। फार्स क्या है, फार्स ये बहुत अच्छा टर्म है, ये ड्रामा का टर्म है, ध्यान देना। फार्स मीन्स होती है कॉमेडी। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी कॉमेडी। जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ये पोएटिक फॉर्म होती नहीं है। ओके, ड्रामा रिटन मोनोलॉग में होता नहीं है, ये मोनोलॉग नहीं है, और ईपिक पोइट्री ये होती नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ए हाई फॉर्म ऑफ एनर्जेटिक कॉमेडी, यानी ए फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी कॉमेडी। इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है आपका सिलेंट राइम रेफर्स टू। सिलेंट राइम्स किसे कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको हमेशा याद रखना है,
मैं इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। ये सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको डिटेल स्टडी कराए हैं। आप चाहें तो सारी की सारी प्लेलिस्ट को एक बार फिर से देख सकते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी समस्या हो जाती है। मैं आप सभी से एक बार फिर से रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उनको देखिए। उसके बाद मैं आपको ये स्टडी करा रहा हूँ, बहुत ईजी लगेगी। अभी हो सकता है आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे हों, क्योंकि आपने इनके बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की, सिलेंट राइम। देखिए सिलेंट का मतलब होता है, जैसे ये है, इसको बोलते हैं सिलेंट, या बोलते हैं इसको बोलते हैं सिलेंट, माने होता है तिरछा। तो तिरछी जो तुकबंदी होती है, राइम का मतलब होता है तुक, क्या होता है तुक। तो तिरछी तुकबंदी होती है, इसको किस लिए रेफर करते हैं, इसका मतलब क्या है। पहला है अ राइम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेस्ड साइलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड साइलेबल। तो ये जो राइम स्कीम है जो मैंने यहाँ पे अभी पॉइंट आउट की है, इसको बोलते हैं हम आइमिक पेंटामीटर। ओके, लेकिन ये इसमें है नहीं है। इसके बाद में ऑप्शन नंबर बी है, राइम कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रेस्ड साइलेबल, ये भी आपकी नहीं है। इसके बाद में है एन एग्जैक्ट मैच ऑफ साउंड। एग्जैक्ट मैच ऑफ साउंड का मतलब होता है, जैसे हमने कहा हाइट, ठीक है, इसके बाद में मैंने कह दिया काइट, तो ये हो गया एग्जैक्ट मैच। तो ये ऐसा नहीं होता है। एन इम्परफेक्ट राइम, दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, यानी जो मॉडर्न एज के जो पोइट हैं वो सिलेंट राइम का यूज करते हैं, जिसमें एग्जैक्ट मैच नहीं होता है वर्ड्स का। ओके, इस राइम को हम एक और नाम से बोल सकते हैं, जिसका नाम है ऑब्लिक राइम। ओके, अब इसमें जैसे मान लीजिए मैंने कहा पोर्ट, क्या कहा मैंने, पोर्ट, PORT। अब इसका मैंने एक ऐसे वर्ड से राइम कर दिया जो इसका पूरे तरीके से मैच नहीं हो, जैसे मैंने कहा हर्ट। अब पोर्ट और हर्ट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी क्या है, ये दोनों राइम है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं राइम, सिलेंट राइम, यानी तिरछी तुकबंदी। ओके, इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर। विलियम फाल्डर किस प्ले में पाया जाता है। गाल्सवर्दी का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें विलियम फाल्डर है। तो ये बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है विलियम फाल्डर के प्ले का, जिस प्ले का नाम है जस्टिस। ओके, इसके बाद में बात, इन सारे प्लेस के बारे में मैं डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ। आप चाहो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। और मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाइए और सारी की सारी प्ले लिस्ट को छान मारिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया, द लिटिल मैन रिटन बाई गाल्सवर्दी इज एन, यानी कि गाल्सवर्दी के द्वारा जो लिखा गया है लिटिल मैन, ये क्या चीज़ है। तो पहला ऑप्शन है पोएम, दूसरा है नोवेल, तीसरा है प्ले। तो जी हाँ, दिस इज अ शॉर्ट प्ले, 3 एक्ट्स का प्ले है ये, जिसमें 3 एक्ट हैं ओनली। ओके, इसको लिखा गया 1915 में, याद रखना। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है आपका, लॉयल्टी क्राइसिस क्रॉस ईच अदर। ये बहुत अच्छा कोटेशन भी है और ये अक्सर आता भी रहता है। लॉयल्टी क्राइसिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन प्ले बाई शेक्सपियर, सॉरी बाई, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में है आपका शेक्सपियर, बी है गाल्सवर्दी, सी है मिल्टन और डी है शॉ। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ी सी, लेकिन अगली वीडियो बनाएंगे इस क्वेश्चन पे, यानी इस प्ले के बारे में, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी सी ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। तो लॉयल्टी क्राइसिस क्रॉस ईच अदर, देखिए यहाँ जो लॉयल्टी क्राइसिस दिया गया है, इसकी जगह पे हमारा हो सकता है, हमारा एक और वर्ड भी हो सकता है यहाँ पे, जिस वर्ड का हम नाम दे सकते हैं कट अप। क्राइसिस की जगह पे क्या हो सकता है, कट अप, ऐसा भी आ सकता है। ये अगर कोटेशन पूछा जाता है तो क्राइसिस क्रॉस की जगह पे कट अप आ सकता है। तो ये जो कोटेशन है ये किस प्ले में लिया गया है, ध्यान देना। तो ये जो प्ले है उसका नाम है गाल्सवर्दी का ये प्ले है। ओके, लॉयल्टी क्राइसिस क्रॉस ईच अदर, ये गाल्सवर्दी का प्ले है और इस प्ले का नाम भी ध्यान रखना, इस प्ले का नाम भी लॉयल्टी ही है। ओके, और ये लॉयल्टी जो प्ले है
ये आपका लगभग ऐसा ही हुआ था, शायद 1915 या 1922 में हुआ था। आप इसको देख लेना, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मुझे अभी। ओके, तो यस 1920 ही है, कंफर्म कर लेना इसको। 1922 में ये आपका लॉयल्टी पब्लिश्ड हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं पहले। वी हैव टू लव, ये बहुत अच्छा कोटेशन है। वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग, हमको प्यार करना पड़ता है क्योंकि हमें प्यार करना पसंद है, हम प्यार करना पसंद करते हैं। तो वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ पर अपीयर होती है, किस प्ले में अपीयर होती है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कोटेशन भी आ जाता है और ये आपकी लाइन भी पूछ ली जाती है कि किस प्ले से आई है। तो इस प्ले का नाम देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है अ बिट ऑफ लव, जस्टिस, हेमलेट, किंग लियर। तो इसमें ना तो हेमलेट है, ना किंग लियर है, ना जस्टिस है। दिस इज द राइट ऑप्शन, अ बिट ऑफ लव। अब बात करते हैं अ बिट ऑफ लव। तो ए बिट ऑफ लव किसका प्ले है, ये प्ले है आपका गाल्सवर्दी का, ध्यान रखना। ये प्ले भी गाल्सवर्दी का ही है और इस प्ले को लिखा गया है आपका 1915 में। 1915 में इसको पब्लिश किया गया है, लिखा भी गया है। ओके, इसके बाद में बात करते हैं, अच्छा ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, लॉयल्टी क्राइसिस क्रॉस ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है और ये अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि ये स्पीच आखिर किसकी है, किसके द्वारा बोली गई है। तो ये जो लॉयल्टी प्ले में ये डायलॉग है ये बोला गया आपका मार्गरेट के द्वारा, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूँ, आप इसको याद रखना, मार्गरेट, मार्गरेट, ये कैरेक्टर है इस फिल्म में, लॉयल्टी में, इसके द्वारा ये बोला गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, हाउ बीस्टली वुमेन आर टू टीच अदर। ये कोटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ से ली गई है। पहला ऑप्शन है हेमलेट, दूसरा है किंग लियर, तीसरा है मैकबेथ और फोर्थ नंबर है विंडोज। तो देखिए हेमलेट से भी नहीं ली गई है, किंग लियर से भी नहीं है, मैकबेथ से भी नहीं ली है। ऑप्शन है हमारा विंडोज, ये दिया गया है विंडोज का। विंडोज नाम के एक प्ले से, और विंडोज नाम का जो प्ले है ये किसने लिखा है, क्वेश्चन हमारा ये बनता है। तो इसको भी लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने, और ये लिखा कब है, ये लिखा है आपका 1922 में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए। ओके, और आने वाली सीरीज का वेट करिए, बहुत जल्दी ही इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। टोटल 5000 क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितनी भी वीडियो आते हैं आप उन वीडियो को देखा करिए, जिससे कि एक वीडियो दूसरे वीडियो से रिलेटेड होती है तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो नंबर 2 के साथ में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 13। तब तक के लिए बाय बाय।